हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हैड के यूज़ को सीखेंगे और हम इस बात को जानेंगे कि किस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस में हैड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम हैड के मीनिंग और यूज़ को समझ लें। हैड का हिंदी में अर्थ होता है पास था या पास थी या पास थे, के पास था, के पास थे या के पास थी। इसके अलावा हैड का अर्थ में था, में थी या में थे भी होता है। आइए इन अर्थों को हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए और भी बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पहला उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास एक कहानी की किताब थी। दूसरा सेंटेंस है, रोहित के पास कंप्यूटर था। और तीसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारे दांतों में कीटाणु थे। इन तीनों ही वाक्य में अगर आप देखें तो इन तीनों ही वाक्य में पास थी, के पास था या में थे आ रहा है। तो जाहिर तौर पर इन तीनों ही वाक्य को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इन सेंटेंसेस में हमने हैड का प्रयोग करना है। इसके अलावे उस तरीके के वाक्य जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी के पास कोई चीज़ थी या नहीं थी, तो उस तरीके के वाक्य में भी हमने हैड का ही प्रयोग करना होता है। और साथ ही साथ इस तरह के वाक्य कई बार हमें किसी के साथ हमारे पास्ट यानी भूतकाल के संबंध को भी बताते हैं। जैसे मेरे 3 बिजनेस पार्टनर्स थे। आइए हैड के मीनिंग को समझ जाने के बाद हम ये समझें कि इसका यूज़ हम किन सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, तो उन सभी सेंटेंसेस में आपने हैड का इस्तेमाल करना है। यानी मोटे तौर पर आप ये समझें कि सभी प्रोनाउंस के साथ हमने हैड का ही प्रयोग करना है। जैसे he had, she had, it had, राजेश had, I had, we had, you had, they had और राजेश एंड रमेश had। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास में जिसका नाम है अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन। आइए, जब हम इस बात को समझ चुके हैं कि हैड का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, इसका यूज़ किन किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तो अब हम इसके रूल को समझ लें कि किस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ एक पॉजिटिव सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और ये सेंटेंस है, तुम्हारे दांतों में कीटाणु थे। इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाक्य में आपको में थे मिल रहा है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर किसी वाक्य में थे आए तो उस तरीके के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त हमने हैड का प्रयोग करना है। तो आइए इसके रूल को समझ लें। अगर आपको कभी भी इस तरीके के कोई वाक्य मिल जाता हो जिसको आपने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले आपने दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखना होता है। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, यानी कि जिसके बारे में हमें बताया जा रहा हो। अगर इस वाक्य को पढ़े, तुम्हारे दांतों में कीटाणु थे, तो वो कौन है जिसके दांतों में कीटाणु थे, तो हमें पता चल जाएगा वो है तुम। तो तुम ही हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, कर्ता है, तो उसको हमने सबसे पहले लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया सबसे पहले यू। उसके बाद इस रूल के अकॉर्डिंग आपने पॉइंट नंबर 2 में हैड को लिखना है, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आपको लिखना होता है जिसके होने के बारे में बताया जा रहा हो। तो आप देखिए, ये जो वाक्य है, जो हमारा ये वाक्य है, तुम्हारे दांतों में कीटाणु थे, अगर इस वाक्य में आप देखें कि इस वाक्य में किसके होने के बारे में बताया जा रहा हो, तो हमें मालूम चलेगा कि हमें इस वाक्य में कीटाणु के होने के बारे में बताया जा रहा है। तो कीटाणु की इंग्लिश होगी जर्म्स। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हमने रिमेनिंग को लिखना होता है। रिमेनिंग यानी कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3 के बाद जो कुछ भी बचा रह जाए। अगर आप इस वाक्य को ध्यान से पढ़े तो आपको मालूम चलेगा कि इस वाक्य में जो बचा रह गया है वो है के दांतों में। तो किसके दांतों में? तो तुम्हारे दांतों में। तो तुम्हारे दांतों में की इंग्लिश होती है इन योर टीथ। इस तरीके से ये जो हमारा वाक्य है, तुम्हारे दांतों में कीटाणु थे, इस वाक्य की हिंदी की इंग्लिश जो बनी है इस रूल को यूज़ करते हुए वो बना है यू हैड जर्म्स इन योर टीथ, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इस तरीके से बड़े आराम से हम इस तरीके के पॉजिटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए इसी तरीके के कुछ वाक्य को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ 4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और इन चारों ही क्वेश्चन को अगर आप बारीकी से देखें तो इन चारों ही क्वेश्चन में पास थी, पास था, के पास थी या भूतकाल के किसी संबंध को बताया जा रहा है, जिन सभी को मैंने यहाँ रेड कलर में लिखा हुआ है, जिससे आपको इसको समझने में सहूलियत हो। तो जब हम इस बात को समझ चुके हैं कि भाई इन सभी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त हमने हैड का इस्तेमाल करना है,
तो हमें इसका रूल आना चाहिए। तो ये रूल है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका जो पॉजिटिव रूल है ये रूल आपको याद होना चाहिए, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हैड का इस्तेमाल हमने किन किन सब्जेक्ट के साथ करना है। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से सिस्टमेटिक वे से एक एक करके हम चारों वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो पहला वाक्य है, मेरे पास कहानियों की किताब थी। तो मैंने बताया कि इस तरीके के वाक्य को पॉजिटिव वाक्य में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को लिखना होता है। तो इस पूरे वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट वो है मैं, यानी कि वो कौन है जिसके पास कहानी की किताब थी, तो मैं, तो मेरे पास, तो ये हो गया आई, जिसको मैंने लिख दिया जो कि हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हमने हैड को लिखना होता है, तो मैंने यहाँ हैड को लिख दिया। पॉइंट नंबर 3 में हमें लिखना होता है जिसके होने के बारे में बताया जा रहा हो। तो आप देखिए इस क्वेश्चन इस वाक्य में हमें जिस चीज़ के होने के बारे में बताया जा रहा है वो है कहानियों की एक किताब। तो कहानी की एक किताब को मैंने लिख दिया ए स्टोरी बुक। उसके बाद हमने रिमेनिंग को लिखना होता है। अगर दिए गए वाक्य में रिमेनिंग हो तो उसे आप लिख दें, अगर दिए गए वाक्य में रिमेनिंग ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे ना लिखें। तो इस दिए गए वाक्य में हमारे पास कोई भी रिमेनिंग नहीं है तो मैंने उसे नहीं लिखा। तो इस तरीके से जो पहला वाक्य है, मेरे पास कहानी की किताब थी, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बना आई हैड अ स्टोरी बुक। आइए इसी तरीके से हम दूसरे वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। दूसरा वाक्य है, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था। तो ये भी क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस तो सबसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है तुम, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, हमने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हमने हैड को लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तीसरे में हमने लिखना होता है पॉइंट में जिसके होने के बारे में बताया जा रहा हो। तो देखिए इस वाक्य में हमारे पास एक कंप्यूटर के होने के बारे में बताया जा रहा है, तो मैंने उसको लिख दिया अ कंप्यूटर। इस तरीके से तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बना यू हैड अ कंप्यूटर। आइए इसी तरीके से हम तीसरे वाक्य को देख लें। तीसरा वाक्य है, रोहित के पास एक कार थी। तो यहाँ ये भी पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। तो वो कौन था जिसके पास कार थी, तो वो रोहित है। तो रोहित हमारा सब्जेक्ट है, इसी को हमने याद देना, मैंने यहाँ लिख दिया रोहित। पॉइंट नंबर 2 में हमने हैड को लिखना होता है, मैंने यहाँ इसको लिख दिया। पॉइंट नंबर 3 में हमें वो लिखना होता है जिसके होने के बारे में बताया जा रहा हो। तो यहाँ हमें रोहित के पास एक कार के होने की बात बताई जा रही है, तो उसे हमें यहाँ लिख देना अ कार, ये मैंने लिख दिया। रिमेनिंग में कुछ भी नहीं तो हमने इसको नहीं लिखना है। तो इस तरीके से जो तीसरा वाक्य रोहित के पास एक कार थी, इसका जो इंग्लिश बना वो बना रोहित हैड अ कार। आइए इस तरीके से हम सबसे आखिरी वाक्य को देख लें। आखिरी वाक्य, मेरे 3 बिजनेस पार्टनर्स थे, यानी कि इस वाक्य के जो हमें ये बताया जा रहा है कि पास्ट में हमारे किसी के साथ कोई रिलेशन थे, यानी कि कोई संबंध थे। तो इस वाक्य में भी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस। तो वो कौन हैं जिनके 3 बिजनेस पार्टनर थे, तो सीधी सी बात वो मेरे 3 बिजनेस पार्टनर थे। तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, यानी कि आई, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 2 में हैड को लिखना होता है, इस तरह के वाक्य में मैंने हैड को लिख दिया। फिर इसके बाद हमें लिखना होता है जिसके होने के बारे में बताया जा रहा है इस वाक्य में। तो देखिए इस वाक्य में 3 बिजनेस पार्टनर के होने के बारे में बताया जा रहा है, तो मैंने लिख दिया 3 बिजनेस पार्टनर्स। आखिर में रिमेनिंग को लिखना होता है, दिए गए वाक्य में रिमेनिंग ना हो तो उसे नहीं लिखना है। तो इस तरीके से जो आखिरी वाक्य मेरे 3 बिजनेस पार्टनर्स थे, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बना आई हैड 3 बिजनेस पार्टनर्स। तो इस तरीके से बड़े आराम से हमने इस तरीके के पॉजिटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं, और इसके लिए हमें इसके रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसके सेंटेंस को देख लें। सेंटेंस है, मेरे पास कार नहीं थी। इस वाक्य में पास और थी आ रहा है, तो जाहिर तौर पे इस वाक्य में हमने हैड का प्रयोग करना है, क्योंकि इस वाक्य में नहीं भी आ रहा तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ हमें नेगेटिव रूल का यूज़ करना है। और नेगेटिव रूल क्या है? नेगेटिव रूल है कि सबसे पहले इस तरीके के वाक्य में हमने सब्जेक्ट को लिखना होता है। तो इस वाक्य में मेरे पास कार नहीं थी, तो वो कौन है जिसके पास कार नहीं थी, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, तो हमारा यही सब्जेक्ट है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस में इस तरह के नेगेटिव सेंटेंस में लिखना होता है डिड नॉट के बाद हैव, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया डिड नॉट हैव। फिर पॉइंट नंबर 3 में हमें लिखना होता है जिसके नहीं होने के बारे में बताया जा रहा। तो देखिए ये वाक्य मेरे पास कार नहीं थी, तो वो जिसके नहीं होने के बारे में बताया जा रहा है वो क्या है, तो वो है कार, तो वो मैंने लिख दिया कार। इसके बाद रिमेनिंग में पॉइंट नंबर 1 और 2 और 3 के बाद जो कुछ बचा रह जाए उसे लिखना है। तो ये देखिए वाक्य में कुछ भी शेष नहीं बच रहा, तो रिमेनिंग इस वाक्य में नहीं है, तो हमने इसको नहीं लिखना है। इस तरीके से मेरे पास कार नहीं थी, इस वाक्य का जो हिंदी से इंग्लिश बना सिस्टमेटिक वे में पॉइंट बाय पॉइंट जो हमने रूल को यूज़ करा, तो इसका जो सेंटेंस बना वो बना आई डिड नॉट हैव कार, यही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इस तरीके से बड़े आराम से हम इस तरीके के सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख चुके हैं। आइए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। इसके लिए आपको ये रूल याद होना बहुत ज़रूरी है, ये रूल आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। और आप देख सकते हैं चारों ही क्वेश्चन में पास था, पास नहीं, पास था यानी पास थी, या में था, इस तरह से लिखा हुआ है। और सभी वाक्य में क्योंकि नहीं का प्रयोग किया गया है, तो ये सारे के सारे वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस हैं।
तो आइए इस वाक्य को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इस रूल को यूज़ करते हुए। तो तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं था, ये नेगेटिव सेंटेंस है और पास था यहाँ लिखा हुआ है, तो जाहिर तौर पे हमने यहाँ हैड का प्रयोग करना है। तो आइए इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो पहला वाक्य है तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं था। इस वाक्य में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना है। इस वाक्य में जो सब्जेक्ट कौन है, तो वो कौन है जिसके पास कंप्यूटर नहीं था, वो है तुम। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए पॉइंट नंबर 2 में हमने डिड नॉट के बाद हैव का प्रयोग करना है, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया डिड नॉट हैव। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम लिखते हैं जिसके नहीं होने के बारे में बताया गया है। तो इस वाक्य में कंप्यूटर के नहीं होने के बारे में बताया गया, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया कंप्यूटर। इस तरह से तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं था, बड़े आराम से इस वाक्य का हिंदी से जो इंग्लिश बना, जो सेंटेंस बना वो बना यू डिड नॉट हैव कंप्यूटर। आइए अब हम दूसरे सेंटेंस को देख लें। दूसरा सेंटेंस है राजेश के पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं था। तो इस तरीके के वाक्य में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट के बाद हैव को लिखना है, फिर उसके बाद जिसके नहीं होने के बारे में बताया गया उसे लिखना, सबसे आगे में रिमेनिंग को लिखना है। तो आइए इस रूल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ढूंढेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट जो है वो है हमारा राजेश, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हमने डिड नॉट हैव को लिखना है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया डिड नॉट हैव। पॉइंट नंबर 3 में हमें लिखना होता है जिसके नहीं होने के बारे में बताया गया, तो यहाँ किसके नहीं होने के बारे में बताया गया, फ़ोन नंबर के नहीं होने के बारे में, यानी मेरा फ़ोन नंबर नहीं होने के बारे में बताया गया कि राजेश के पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं था। तो मेरा फ़ोन नंबर जो है उसकी इंग्लिश होगी माई फ़ोन नंबर। इस तरीके से राजेश के पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं था, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बना राजेश डिड नॉट हैव माई फ़ोन नंबर। आइए तीसरे वाक्य को देख ले। तीसरा वाक्य हमारे पास कार नहीं थी। तो इस सेंटेंस में भी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ हम की इंग्लिश होती है वी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट हैव का प्रयोग करना है, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। और तीसरे पॉइंट नंबर 3 में लिखना है जिसके नहीं होने के बारे में बताया गया है, तो यहाँ हमारे पास कार के नहीं होने के बारे में बताया गया, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। इस तरीके से बड़े आराम से हमारे पास कार नहीं थी, इस वाक्य का जो हिंदी से इंग्लिश बना वो बना वी डिड नॉट हैव कार। आइए इसी आसान से रूल को यूज़ करते हुए आखिरी सेंटेंस को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। आखिरी वाक्य है इस मोबाइल में सिम कार्ड नहीं था। तो देखते हैं कि हमारा इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। इस वाक्य में हमारा जो सब्जेक्ट है इस मोबाइल में, यानी ये मोबाइल, तो इसकी इंग्लिश होती है दिस मोबाइल। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट हैव का प्रयोग करना है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम लिखते हैं जिसके नहीं होने के बारे में बताया गया, तो इस मोबाइल में सिम कार्ड के नहीं होने के बारे में बताया गया, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया। और इस तरीके से बड़े आराम से इस मोबाइल में सिम कार्ड नहीं था, इस वाक्य का हिंदी से जो इंग्लिश हमने बनाया वो बनाया दिस मोबाइल डिड नॉट हैव सिम कार्ड। आइए पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने के बाद हम सीखते हैं कि किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यानी जिस तरीके के वाक्य में हमसे किसी तरीके का सवाल पूछा जाता है। आप लोगों की सहूलियत के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, एक टाइप ए और टाइप बी। तो पहले समझ लेते हैं कि टाइप ए किस तरीके के वाक्य होते हैं, और टाइप ए में भी आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसको 2 हिस्सों में बांटा हुआ। तो याद रखिएगा टाइप ए का जो पहला कैटेगरी होता है वो उस तरीके का वाक्य होता है, वो उस तरीके के वाक्य होते हैं जिस तरीके के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हैं, यानी कि जो शब्द सवाल पूछते हों, जैसे कौन सा या कौन से जिसकी इंग्लिश होती है विच, कितना या कितने जिसकी इंग्लिश होती है हाउ मच या हाउ मेनी, वाक्य के शुरुआत में नहीं आते हो। यानी कि इस तरीके के वाक्य में सवाल पूछने वाले शब्द यानी कि कौन सा या कौन सी, कितना या कितने, ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आते हो। तो आइए इस तरीके के सेंटेंस को देख लें। एक एग्जाम्पल है तुम्हारे पास कौन सी कार थी। देखिए यहाँ जो सवाल पूछ रहा है कौन सी, ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आया है, तो ये टाइप ए का सेंटेंस है। और क्योंकि इस वाक्य में कौन सी लिखा हुआ है, इस कौन सी ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये टाइप ए के कैटेगरी 1 है। इस कैटेगरी 1 को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बड़े ही आसान से एक रूल को हमने सीखना है, और वो रूल ये कहता है कि सबसे पहले इस तरीके के वाक्य अगर आपको मिल जाए तो दिए गए वाक्य में जो भी शब्द जो सवाल पूछ रहा है यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो है उसकी इंग्लिश लिख देनी है। तो इस वाक्य में हमें जो प्रश्नवाचक शब्द मिला है वो मिला है कौन सी, तो कौन सी का इंग्लिश हो जाता है विच, तो मैंने उसकी इंग्लिश यहाँ लिख दी है। फिर तुम्हारे पास कौन सी कार थी, इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पॉइंट नंबर 2 में हमें लिखना होता है जिसके होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा हो। तो देखिए इस वाक्य में किसके होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो कार के होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया कार। फिर पॉइंट नंबर 3 में आपने डिड को लिखना होता है, मैंने इसको लिख दिया। फिर पॉइंट नंबर 4 में आपने सब्जेक्ट को लिखना होता है। इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है वो कौन है जिसके पास कार थी या नहीं थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। वो कौन है जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि उनके पास कौन सी कार थी, तो यहाँ वो है तुम, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, जो कि हमारा सब्जेक्ट जिसको मैंने यहाँ लिख दिया।
उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में हमने हैव को लिखना होता है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। फिर पॉइंट नंबर 6 में उसके बाद जो कुछ भी बचा रहा उसे लिखना होता है। इस वाक्य में रिमेनिंग कुछ भी नहीं है तो हमने उसे नहीं लिखना। और आखिर में क्वेश्चन मार्क को देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस तरीके से इस बड़े आसान से रूल को यूज़ करते हुए तुम्हारे पास कौन सी कार थी, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बना विच कार डिड यू हैव, और यही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इस तरीके से बड़े आराम से हम टाइप ए के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख चुके हैं। टाइप ए के कैटेगरी 1 को हमने सीख लिया। आइए अब टाइप ए के ही कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंस को देख लें। ये कैटेगरी 2 में किस तरह के वाक्य आते हैं? ये उस तरह के वाक्य होते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या, कैसे, क्यों या कहाँ वाक्य की शुरुआत में नहीं आते हों। आपने ध्यान देना है, यहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द जरूर आते हैं, क्या, कैसे, क्यों या कहाँ। तो आइए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको देख लें। यहाँ सवाल है उसके पास इतना धन कैसे था, तो यहाँ जो सवाल पूछा जा रहा है वो है कैसे, और ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आ रहा है। तो ये टाइप ए का कैटेगरी नंबर 2 का क्वेश्चन है का सेंटेंस, इसको आप ध्यान समझिएगा। जब इस तरीके के वाक्य मिले तो आपने सिंपली क्या करना है, इस आसान से रूल को यूज़ करना है। प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिख देनी है आपको इस तरह के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त। यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है कैसे, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, तो मैंने इसी को लिख दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आपने डिड को लिखना होता है, मैंने यहाँ लिख दिया। पॉइंट नंबर 3 में आपने सब्जेक्ट को लिखना होता है। इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो उसके पास यानी वह, तो उसके पास यानी वह, सॉरी यहाँ पे ये तुम लिख गया, तो उसके पास यानी कि उसके पास, तो उसके पास का मतलब होता है ही, तो ही की इंग्लिश मैंने यहाँ उसके पास की इंग्लिश मैंने यहाँ लिख दी ही। उसके बाद हमने लिखना पॉइंट नंबर 4 में हैव, तो मैंने इसको लिख दिया हैव। फिर पॉइंट नंबर 5 में हमें लिखना होता है जिसके होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा हो। तो इस वाक्य में किसके होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि इतना धन, है ना, इतना धन होने के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये इसकी इंग्लिश हो जाती है इतना धन की इंग्लिश हो जाएगी सो मच मनी। पॉइंट नंबर 6 में हमने रिमेनिंग को लिखना होता है। इस वाक्य में हमारे पास कोई भी रिमेनिंग नहीं है तो मैंने उसको नहीं लिखा। और आखिर में हमने लिखना होता है क्वेश्चन मार्क को, जिसको हमने लिखना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इस तरीके से बड़े आराम से हमने उसके पास इतना धन कैसा था इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। इस आसान से रूल को यूज़ करते हुए वो बना हाउ डिड ही हैव सो मच मनी, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ लिख दिया है, हाउ डिड ही हैव सो मच मनी। तो आइए इस वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लेने के बाद अब हम टाइप बी के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लें कि किस तरीके से टाइप बी के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझें कि टाइप बी के जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो किस तरह के सेंटेंस होते हैं। टाइप बी के वाक्य उस तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आते हों। शुरुआत में, जैसे क्या आपके पास लैपटॉप था, तो देखिए यहाँ जो सवाल पूछा जा रहा है क्या, वो वाक्य की शुरुआत में आ रहा है। इस तरीके के वाक्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं ये वो उस तरीके के प्रश्न होते हैं जिस तरीके के प्रश्नों का जवाब आप सीधे हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या आपके पास लैपटॉप था, तो अगर आपके पास लैपटॉप था तो आप बोल सकते हैं हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं था तो आप बोल सकते हैं ना। यानी किस तरीके के वाक्यों का क्वेश्चन का जवाब आप हाँ और ना में सिंपली दे सकते हैं। तो इस तरीके के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने डिड को लिखना होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया डिड। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखना होता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है आपके पास यानी कि आप, तो आप की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद हमने लिखना होता है हैव को, तो मैंने इसको लिख दिया हैव। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हमें लिखना होता है जिसके होने या ना होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ किसके होने या ना होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, वो है लैपटॉप, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे रिमेनिंग को, अगर दिए गए वाक्य में रिमेनिंग है तो लिख दें, अगर नहीं है तो ना लिखें। और आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क को देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इस तरीके से बड़े आराम से इस आसान से रूल को यूज़ करते हुए क्या आपके पास लैपटॉप था, इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में जो हमने ट्रांसलेट करना सीखा वो क्या सीखा कि इस वाक्य का हिंदी से इंग्लिश जो बनेगा वो बनेगा डिड यू हैव लैपटॉप, और यही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि किस तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के ए और बी टाइप के सेंटेंसेस को हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आइए अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लें, यानी कि उस तरीके के सवाल जिसमें नहीं, यानी कि नेगेटिव जो सेंटेंसेस यानी कि नहीं जो है वो जरूर होता है। तो इसके लिए आपको अलग से रूल को सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस जो टाइप ए और टाइप बी का रूल सिखाया, आपने सिर्फ और सिर्फ उसी रूल को जो है यूज़ करना है। तो आइए हम सबसे पहले देख लें कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में टाइप ए का अगर सेंटेंस मिल जाए आपको, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य की शुरुआत में ना आए, तो आपने क्या करना है, उस तरीके के वाक्य में आपने सबसे पहले तो लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, फिर आपने लिखना है डिड, फिर लिखना है अपने सब्जेक्ट, और आपने बड़े स्मार्ट वे में सिर्फ एक काम करना है कि आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है।
उसके बाद आपने लिखना है हैव को, और उसके बाद जिसके नहीं होने के बारे में पूछा जा रहा वो लिखना है, फिर रिमेनिंग को लिखना है, क्वेश्चन मार्क को लिखना है। यानी कि टाइप ए में नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है उसके टाइप ए में आपने बस एक ही काम करना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपने टाइप ए का रूल सीखा है ना, उसमें आपने सिंपली एक काम करना है, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट को यूज़ कर देना, बाकी रूल वैसे का वैसा रहेगा। टाइप बी में भी वही रूल है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, जिस तरीके का टाइप बी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको रूल दिया गया था। बस फ़र्क इतना है कि आपने स्मार्ट वे में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। बाकी आप देख सकते हैं रूल बिल्कुल वही रूल है जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप ए और टाइप बी में सीखा था। तो आइए इसको हम दो आसान से उदाहरण के जरिए समझते हैं। पहला उदाहरण है, तुम्हारे पास लैपटॉप क्यों नहीं था। तो देखिए यहाँ जो सवाल पूछा जा रहा है क्यों, ये वाक्य की शुरुआत में नहीं है, तो ये टाइप ए का सेंटेंस है। तो टाइप ए के सेंटेंस के लिए मैंने क्या बोला कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखनी है। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है क्यों, क्योंकि इंग्लिश लिखनी है वाई, तो मैंने लिख दिया है वाई। उसके हमने डिड को लिखना है, तो देखिए मैंने यहाँ डिड लिख दिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखना है, तो तुम्हारे पास लैपटॉप क्यों नहीं था, इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होती है यू, जिसको मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या बताया था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने स्मार्ट वे में सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ नॉट का यूज कर देना। ये देखिए सब्जेक्ट यू के तुरंत बाद मैंने नॉट को लिख दिया। उसके बाद हमने हैव को लिखना होता है, ये हैव लिख दिया। फिर जिसके नहीं होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ किसके नहीं होने के बारे में सवाल पूछा वो है लैपटॉप, तो लैपटॉप मैंने लिख दिया और आखिर में क्वेश्चन मार्क भी दे दिया। तो इस तरीके से तुम्हारे पास लैपटॉप क्यों नहीं था, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बना व्हाई डिड यू नॉट हैव लैपटॉप। आइए अब टाइप बी के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख ली। टाइप बी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दिया गया, यहाँ दिया गया क्या तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं था, क्योंकि यहाँ सवाल पूछने वाला वाक्य जो शब्द है वो शुरुआत में आ रहा है, तो ये टाइप बी का सेंटेंस है। और मैंने क्या कहा, इस तरीके के वाक्य को आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो सिर्फ एक काम करना है, टाइप बी का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसी को यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने स्मार्ट वे में एक काम करना है, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट को यूज कर देना, बाकी रूल वैसे का वैसा रहेगा। तो ये रूल क्या है, रूल हमें से ये कहता है कि सबसे पहले डिड को लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया डिड को सबसे पहले। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखना होता है, सब्जेक्ट है यहाँ तुम की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद मैंने क्या कहा था आपको, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने नॉट लिख देना है, तो मैंने लिख दिया नॉट को। उसके बाद आपने हैव को लिखना है, मैंने यहाँ लिख दिया हैव। उसके बाद जिसके होने या नहीं होने के बारे में सवाल पूछा रहा, तो यहाँ जो जिसके बारे होने या नहीं होने के बारे में सवाल पूछा रहा वो है लैपटॉप, तो मैंने इसको लिख दिया। आखिर में मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क को लिखना बिल्कुल नहीं बोलना, वो मैंने दे दिया। तो इस तरीके से क्या तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं था, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना वो बड़े आराम से बन गया डिड यू नॉट हैव लैपटॉप। अब ये तो बात रही कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य को आपने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ये तरीका सीख लिया। अब मैं आपको एक अंग्रेजी ज्ञान टिप देना चाहूँगा, आप बड़े ध्यान से समझे कि कई बार अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव के टाइप ए और टाइप बी के सेंटेंस में थोड़ा बहुत बदलाव देखते हैं। किस तरीके का बदलाव देखते हैं, वो कई बार इस तरीके का बदलाव देखते हैं कि वाई डिड यू नॉट हैव को वाई डिड यू हैव लैपटॉप भी लिखा हुआ देखते हैं वो, और डिड यू नॉट हैव लैपटॉप को कई बार वो लिखा हुआ या सुनते हैं कि वो इस तरीके से लिखा हुआ है या बोला जा रहा है डिडंट यू हैव लैपटॉप। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपको ये जो रूल है टाइप ए और टाइप बी का जो रूल है वो गलत बताया गया और इस तरीके का सेंटेंस आपको बताया गया, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही जो आपको सेंटेंसेस जो थोड़ा बहुत इनमें अंतर मिल रहा है, यानी कि वाई डिड यू नॉट हैव लैपटॉप और वाई डिडंट यू हैव लैपटॉप और डिड यू नॉट हैव लैपटॉप और डिडंट यू हैव लैपटॉप, इनमें एक बुनियादी फर्क है, वो ये कि ये वाले वाक्य जो मैंने आपको बताया टाइप ए और टाइप बी का, वो रिटर्न इंग्लिश के दौरान हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखते हैं। ये देखिए वाई डिड यू नॉट हैव लैपटॉप, ये सब्जेक्ट यू के बाद मैंने नॉट का प्रयोग किया है, और डिड यू नॉट हैव लैपटॉप इसमें सब्जेक्ट यू के बाद नॉट का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर इन्हीं वाक्य को आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जब बोलने में आप यूज़ करते हैं, तो आपने क्या करना होता है, आप सिंपली जो नॉट है उसको सब्जेक्ट के बाद ना लिख के डिड नॉट के बाद लिखते हैं, और ये हो जाता है डिडंट उसके बाद सब्जेक्ट। और इसीलिए वाई डिड यू नॉट हैव लैपटॉप, अगर आपको वाई डिडंट यू हैव लैपटॉप कोई बोलता है तो आप ये मत समझिएगा कि आपको गलत बताया गया है। फ़र्क इतना है कि इस तरीके के वाक्य आप रिटन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, और जब आप बोलते हैं तो आप इसी वाक्य को इस तरीके से बोल सकते हैं वाई डिडंट यू हैव लैपटॉप। और जब आप लिखना होता है तो क्या तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं था, इस वाक्य को आप इस तरह से लिखिए डिड यू नॉट हैव लैपटॉप। और जब आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है इसी सेंटेंस को, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं था, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं डिडंट यू हैव लैपटॉप। बस इतना ही फ़र्क है। तो आप ऐसा कभी ना समझें कि आप लोगों को रूल जो है वो गलत बताया गया है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, लेकिन हर बार की तरह मैं आप लोगों के लिए फिर बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी आप इनका आंसर लिख दें कमेंट बॉक्स पे, और जैसे ही आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख कर दे देंगे, मैं वैसे ही आपको आपके आंसर का फीडबैक दे दूँगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।